सभी से मैं आग्रह करूंगी कि सभी लोग अपना माइक म्यूट ही रखें, जिससे कि मैम को हम लोग अच्छे से सुन सकें, उनके ज्ञानवर्धक बातों को ग्रहण कर सकें। कार्यशाला में समस्त पुरातन छात्र ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो 2 मिनट और लेंगे कि सब लोग जुड़ जाएं, जिससे कि इस उद्घाटन की सार्थकता बनी रहे। तो मैम थोड़ा सा इंतजार कि सभी लोग हाँ हाँ बिल्कुल जुड़ बिल्कुल। रहे हैं। तो संध्या सभी गुरुजनों, सभी कलाकार साथियों, सभी भैया और दीदी के को नमस्कार, प्रणाम। सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन है और आप सभी का इस काशिका इंटरनेशनल प्रदर्शनी में स्वागत है। काशिका इंटरनेशनल गुरु शरणम के नाम से यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। तो गुरु शरणम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यह कार्यशाला गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू की गई थी। आप सभी कलाकार इस प्रदर्शनी में, इस कार्यशाला में भाग लिए हैं और आप सभी को यह ज्ञात है कि इस कार्यशाला का उद्घाटन 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया था और यह कार्यशाला भी 8 दिनों तक चली थी। 30 जुलाई तक यह कार्यशाला चली थी और अब वह घड़ी आ गई है कि इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है। तो सभी गुरुजनों को पुनः मेरा प्रणाम है, आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आज प्रदर्शनी का उद्घाटन परम श्रद्धेय और विख्यात कलाकार प्रोफेसर सरोज रानी मैम के हाथों कर कमलों द्वारा हो रहा है। तो मैं प्रोफेसर सरोज रानी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। आप बीएचयू महिला महाविद्यालय में कला की प्रोफेसर हैं और आप एक बहुत ही अच्छी और महान कलाकार हैं। आपका परिचय कराना मेरे लिए सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है और यह गुस्ताखी मैं कर रही हूँ कि आपका मैं परिचय करा रही हूँ मैं। तो और आगे चाहूंगी कि आप अपना परिचय स्वयं देते हुए इस कार्यशाला का, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। तो धन्यवाद मैम और आपका स्वागत है। इससे आग्रह है कि अपने करतल ध्वनि द्वारा इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के साक्षी बने और स्वागत करें मैम का। उपस्थित सभी गुरुजनों एवं कलाकारों का मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ, हृदय से स्वागत। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी सदस्यों एवं विशेष रूप से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी एवं सुश्री प्रतिमा शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया और इस कोविड काल में भी बहुत से कलाकारों को यह अवसर प्रदान किया कि वे अपनी चित्रों की प्रदर्शनी कर सकें। जैसा कि आप सबको विदित है कि आपदाओं के मध्य भी प्रकृति हमेशा सृजन करती रहती है और क्योंकि कलाकार भी एक सृजक है तो वह भी आपदाओं और समस्याओं के मध्य भी निरंतर रचनाशीलता की ओर गतिमान रहता है। और इस कोविड काल में हम सभी को पता है कि बहुत से कलाकार संक्रमित हुए हैं और उन्होंने बहुत समस्याओं का भी सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कलाकारों ने बहुत सी सुंदर रचनाओं कृतियों का निर्माण किया और इस एग्जीबिशन में लगाया है, जो कि अभी हम इसका अवलोकन करेंगे। इसीलिए मैं इस
प्रदर्शनी में सहभागिता करने वाले सभी कलाकारों को भी हृदय से बधाई देती हूँ। मैं पुनः आप सभी को नमस्कार करती हूँ और स्वागत करती हूँ। नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ, और लेकिन सभी से क्षमा चाहती हूँ कि अभी सर जुड़ नहीं पाए हैं। तो आगे प्रमिला मैम है हमारे साथ। अब हम उनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा परिचय प्रमिला मैम का। आप चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में कला की प्रोफेसर रही हैं। आपके कीर्तिमान सभी को जग जाहिर हैं। तो अब मैं स्वागत करूंगी श्रीमती प्रोफेसर प्रमिला सिंह मैम का, कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। मैम। राव मेरा गायब ही हो गया। अच्छा हो गया ना? नहीं मैं अब मैं बात कर। मैम आपका ऑडियो ऑफ है क्या? आपका माइक म्यूट हो गया शायद। हाँ मैम आ गई आवाज। हाँ, नमस्कार सबों को। हाँ मैं जो हूँ प्रणाम। काशी की इस भूमि पर, भोलेनाथ की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का यह जो आयोजन किया गया है, इसमें मैं भोलेनाथ जी को सादर नमन करते हुए माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। और ये प्रदर्शनी आज 10 अगस्त से शुरू हुई। ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। इसमें इसका संयोजन जो है डॉक्टर प्रतिमा शर्मा जी और डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के द्वारा किया गया। मैं उनको बहुत ही उनका अभिनंदन करती हूँ। और इनके जो आपके इस प्रदर्शनी में मार्ग प्रदर्शन में प्रोफेसर सरोज रानी, प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा, प्रोफेसर प्रणाम सिंह जी, श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी, डॉक्टर रेखा कक्कड़, श्रीमती कुंती हरिनाम जी, इन सब जी का अभिनंदन करते हुए इस प्रदर्शनी के लिए बहुत ही शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। वैसे तो ये भौतिकवादिता को अगर हम छोड़ दें तो हम ईश्वर के बहुत ही करीब होते हैं। हम कलाकार जो है वो ईश्वर के बहुत ही करीब होते हैं। सच्चे कलाकार ईश्वर प्रदत्त प्रकृति से हमेशा जुड़े रहते हैं। वो भौतिकतावाद में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन वो प्रकृति की ओर ज्यादा जाते हैं। ईश्वर की अनुपम शक्तियां इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरी पड़ी हुई हैं और आवश्यक तत्पश्चात हम अपने स्वयं होते हैं अपने आप। सच्चे कलाकार तपस्वी ही उसमें अपनी अटूट साधना करते हैं। एक तपस्वी है, वो इस साधना में निर्लिप्त रहता है। वो अपना ध्यान कंसंट्रेट करके जो है किसी भी चीज में करता है। और दूसरा जो है वो कलाकार, मैं मानती हूँ कि कलाकार जो है वो भी एक तपस्वी की ही भूमिका अदा करता है, क्योंकि वो जिस भी चीज को देखता है या जिसको भी करना चाहता है उसमें पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाता है। प्रकृति के इस अमूल्य खजाने को आत्मसात कर निरंतर मनन कर एक स्वरूप प्रदान करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क में अनेक रंग बिरंगी आकारों में हमें रिझाता रहता है, किंतु सफलता उसी को मिलती है जो सशक्त माध्यम से प्रस्तुत करना। मन में विचार तो बहुत आते हैं, किंतु इन विचारों को जो है हम इसको
इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, इनको हम इसका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और इस प्रस्तुतिकरण के लिए जो है कलाकार सबसे आगे रहता है, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो नृत्य का हो, चाहे वो रंगमंच का हो, या मूर्तिकार हो या चित्रकार हो। वो अपनी बातों को जो है किसी भी आधार पे, किसी भी माध्यम से, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो रंग हो, या मूर्ति के लिए स्टोन हो या कोई भी चीज है, उसके द्वारा वो उसको प्रस्तुत करता है। और कलाकार का मन हमेशा ही जो है चित्रण में लगा रहता है। इसीलिए पिकासो ने भी एक बार ये कहा था कि अगर मेरे कोई हाथ पैर बांध दे और कहे कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप बैठे रहो, तो उन्होंने कहा तो भी मैं अपनी जीभ से इस जमीन पर चित्रण करूंगा, क्योंकि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मैं उजागर करना चाहता हूँ, उन भावनाओं को मैं कहीं ना कहीं किसी भी आधार पर दिखाना चाहता हूँ। और इस चित्रण में जो है प्रकृति का तो बहुत महत्व है ही। प्रकृति के जितने भी रंग हैं, रस हैं, इन सारी चीजों को हम आत्मसात करते हैं। इसमें प्रकृति के सच्ची जो सौंदर्य है उसको लेते हैं, और दूसरा जो है जो हमारे अंदर 9 रस छिपे हैं, इन 9 रसों को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तब हमारा चित्रण जो है बहुत ही अच्छा होता है। हमें आशा है कि हमारे जितने भी प्रतियोगी कलाकार हैं और साधक हैं, इनकी कृतियों में सौंदर्य और रसों का बहुत ही अच्छा तड़का जरूर हमें मिलेगा, जो कि अभी आज प्रदर्शनी में लगा हुआ है। एक बार पुनः मैं मार्गदर्शन आयोजक एवं प्रतियोगी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैंने इन 9 रसों के ऊपर जो है एक छोटी सी कविता लिखी है, अगर आप अनुमति दे तो मैं उसको थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। प्लीज मैम, प्लीज, एकदम। तो मैंने इन 9 रसों को जो है लेकर के मैंने लिखा है 9 रसों में डूबी जिंदगानी। ये जो हमारी जिंदगी है वो इन 9 रसों में ही डूबी हुई है। जिंदगी भी एक तमाशा है, यह जिंदगी भी एक तमाशा है, 9 रसों में लिपटा एक बताशा है। यह जिंदगी भी एक तमाशा है, 9 रसों में लिपटा एक बताशा है। श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। सावन की भीनी खुशबू भा गई, हर जगह सुनहरी लालिमा छा गई, नजरों से हुए वादे जन्नत समा गई, श्रृंगार रस की बया दिल में छा गई। अब हम आते हैं करुण रस पे। आज तेरी बेवफाई करतब दिखा गई, दिनों रात दिल में अमावस छा गई, सावन के भी इस हसीन वादियों में करुण रस की तन्हाई दिल पर छा गई। दिल में डर ने जब वास किया, भयानक रस, दिल में जब डर ने वास किया, तब तक भय जीवन पर वार किया, हर ओर भयानक रस की धारा है, चारों ओर बवंडर की छाया है। क्या बात है। हास्य रस ने झांक कर मुस्कुरा दिया, हास्य रस ने झांक कर मुस्कुरा दिया, तो जीवन का मस्खरापन जाग गया, हसीन वादियों की जन्नत में तैर गए हम, मीठी चटपटी कहानी कह गए हम। रौद्र रूप, छेड़ा मुझे तो रौद्र रस ले लिया हमने, छेड़ा मुझे तो रौद्र रस ले लिया मैंने, तुझे चीर कर खाक कर दिया मैंने, मुझ में मने हम सब में, मुझ में विलक्षणता भारी है, खुद के जीवन की तैयारी है। वीरता, अपनी जमी बचाने के लिए हर हाल में उठना ही होगा, उन्हें पछाड़ इन बाजीगरों से लड़ना ही होगा, वीरता का रस बिखेरना ही होगा। अद्भुत रस सच में अनोखा है, अद्भुत रस सच में अनोखा है, जीवन का एक अद्भुत झोंका है, वह क्या करतब दिखाती है जिंदगी, रसों की भाषा समझाती है जिंदगी। वही रस जिनको कि हम अपने कागज पे रंगों के माध्यम से उकेरते हैं। विभत्स रस अनुपम अनुगामी है, विभत्स रस अनुपम अनुगामी है, जीवन की भयानक कहानी है, कोई जल्लाद सा करतब दिखाता है, जीवन की हर हद पार कर जाता है। सभी अन्य रसों से निर्लिप्त हो जब तक न तू शांत रह पाएगा, सभी अन्य रसों से निर्लिप्त हो जब तक तू न शांत रस पाएगा, श्वेत कंठ तक डूब जाएगा, तभी जीवन का सही अर्थ आनंद पाएगा।
इन्हीं 9 रसों में डूबी जिंदगानी है, इन्हीं 9 रस में जो है हमारी पूरी जिंदगी है, इन्हीं 9 रसों में जी मैम है। बिल्कुल। जीवन की अद्भुत कहानी है। कौन सा रस किसको भाग्य, कोई जरूरी नहीं है ये सारे रस एक व्यक्ति में हो, इस जिसको भी जो रस अच्छा लगे, कौन सा रस किसको भाग्या वैसा ही वह कर्म फल पा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रति आज एकदम तृप्ति हो एक बार मैं पूरे मैंने वो कि रस जो है याद नहीं होते, तो मैंने सोचा एक कविता के माध्यम से इन रस को लिखूं तो शायद लोगों को याद रहेगा। नहीं, ये सही सारे बात, रस जो 9 रस। मैं चाहूंगी कि मैम आप मुझे भेजे भी इसे, क्योंकि मैं भी इसे एक बार और पढ़ना चाहती हूँ। तो बिल्कुल, हाँ मेरी बुक भी आ रही है। मैं अरे वाह, कई सारी कविताएं हैं मेरे वित्त चित्रण। अच्छा। तो मैं एक बार तहे दिल से सभी का अभिनंदन करती हूँ, सारे कलाकार, सब कला प्रेमियों और सबों को मैं जो है एक बार फिर से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा लगा आज, लग रहा है आज उद्घाटन की सार्थकता पूर्ण हो गई है। और इसी क्रम में मैं परम श्रद्धेय गुरु जी प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। अब वो जुड़ चुके हैं, हमारे बीच हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, आपका इंतजार बहुत देर से कर रहे थे हम लोग। तो प्लीज आए और अपने आशीर्वचन से हम करें सर। आशिका में लिंक भेजा था, हम इंटरनेशनल में खोज रहे थे। नहीं सर, आपको भी भेजा था मैंने, लेकिन आपने देखा नहीं था अभी तक। अच्छा चलो प्रणाम। तो हाँ भैया, खुश रहिए। सबसे पहले मैं इस मंच पे सभी का स्वागत करता हूँ। अभी उद्घाटन करता प्रोफेसर जिस तरह से कमला जी ने जिस तरह से रसों के बारे में, सरोज रानी मैम ने उद्घाटन किया सर आज के प्रोग्राम का, मैसेज भी डाला था मैंने आपको। सरोज रानी को हम सुन नहीं पाए हैं, लेकिन सुन लेंगे। नमस्कार सर। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी को मैं जो है अपनी ओर से यथोचित नमस्कार करता हूँ। और इस गुरु शरणम नामक जो कार्यशाला अभी हुई है और इसकी आज प्रदर्शनी उद्घाटित हुई है, इसके लिए जो है मैं कोटिशः बधाई देता हूँ सभी कलाकारों को, सभी आयोजकों को और सभी कला प्रेमियों को। सबसे बड़ी चीज कि इसमें यदि 50 कलाकारों ने ही भाग लिया है, लेकिन वो बड़े चुने हुए कलाकार लिए गए थे इस बार पिछली बार की तरह जैसे बहुत भीड़ हो गई थी तो बहुत अच्छे काम नहीं सामने निकल के आ रहे थे, लेकिन इस बार के काम बहुत अच्छे आए हैं। यह हम देख रहे हैं, कुछ कामों को तो हमने बहुत नजदीक से देखा और बड़ा सराहा है। अब इस अवसर पर मैं अपना आशीर्वाद की जगह मैं अपना कुछ सुझाव दूं। सुझाव भी किस तरह का कि इस कार्यशाला प्रदर्शनी के साथ ही हम लोगों की एक कला चर्चा का भी विषय था। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर बिल्कुल आवाज आ रही है सर। हाँ सर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, बहुत कह रहे हैं कि ये जो है इसके साथ उद्घाटन के समय कला चर्चा का भी प्रारंभ होना था और कला चर्चा का सत्र प्रारंभ हो चुका है या अब उसको प्रारंभ करने की हम घोषणा करें, यह ज्यादा उत्तम होगा कि अब कला चर्चा पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सभी को धन्यवाद आयोजकों द्वारा देने के पश्चात कला चर्चा का सत्र, कला चर्चा के विषय क्या होंगे ये महत्वपूर्ण विषय है। आज जो है देख रहे हैं आप का इतना व्यापक इतना प्रश्न हुआ है। सर फैन थोड़ा आप कम करा देंगे तो आवाज आपकी अच्छे से आएगी। सर फैन की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो अगर थोड़ा सा उसको 1 पॉइंट कम कर देंगे तो
अच्छी आ जाएगी अच्छी। एक मिनट। ईशा, ईशा, बंद करो। हाँ हाँ, कुछ रात हुई जी सर। है? हाँ सर, अब अच्छी है। हाँ आवाज कम है सर। हाँ अच्छा, चलो ये बहुत बढ़िया। वो कह रहे थे जी कि इस कोरोना काल में 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं, सभी लोग लगभग 1.5-2 साल तो हो ही गए, जी लेकिन इधर विगत 4-5 वर्षों में जो है कलाकारों के लिए एक बड़ा नया आयाम खोला गया। सभी शहरों को चित्रकला से, चित्रकारी से सजाया गया, चाहे वो कुंभ के अवसर पर यहाँ सजाया गया, चाहे हरिद्वार में सजाया गया, या अन्य अन्य शहरों में बहुत ही अच्छी तरह जो है पूरे शहर को, पूरे नगर को चित्रों से भर दिया गया। और कॉलोनियों में चित्र बन गए, कुछ कॉलोनियों में तो इतना सुंदर जो है चित्रण हुआ है कि सारी कॉलोनी एक जैसी दिखने लगी है। कोई एक निश्चित प्रकार का बेल बूटा और कुछ डिजाइन ले करके वो पूरे जो है कॉलोनी को उन लोगों ने बनाया हुआ है, बनवाया हुआ है। तो इसमें शासन के स्तर से भी बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम कलाकारों के लिए और भी बहुत सारी चीजें अभी शेष हैं जो हम लोगों को अवसर मिलेगा तो उसकी तैयारी हम लोगों को करना होगा। और तैयारी किस तरह, जैसे जितने भी स्टेशन हैं सभी स्टेशनों को जो है उनके विशेषताओं के अनुसार, उस नगर, जिले, शहर, क्षेत्र के विशेषताओं के अनुसार जो है वहाँ का स्टेशन सुसज्जित हो रहा है। जैसे गोरखपुर, गोरखपुर में जो है गोरखनाथ का है, और जो है कुछ और बौद्ध स्थली है आसपास के कई जगहों पर, तो लुम्बिनी वगैरह, तो ये सबको लेकर के उसको सज्जा हो रही है। इसी प्रकार काशी को आप देख रहे हैं कि काशी के घाट और उसके अलावा बहुत सारी विभूतियों का जो है चित्रण हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हमको चाहिए कि हम जो है अपनी तैयारी करें, और आज की कला चर्चा कुछ इसी तरह की हो कि हम जो है अपने नगरों को, अपने क्षेत्रों को, अपने गांवों को कैसे वहाँ की विशिष्टता के साथ सुसज्जित करें। कि कोई अगर जैसे अब काशी में उतर रहा है, चाहे बाबतपुर हवाई अड्डे से भी उतर रहा है, तो उसको जो है पूरे रास्ते भर कहीं न कहीं काशी दर्शन होता चला आ रहा है। और एयरपोर्ट पर तो है ही, बाहर भी उसका जो है कुछ न कुछ संदर्भ जो है आपको चित्रित, कुछ मूर्ति के रूप में, कुछ रिलीफ के रूप में, अन्य अन्य प्रकार से जो है उस मतलब ये काशी का दर्शन हो रहा है। चाहे आप जिस हाईवे से आए, जिस तरफ से आए, तो ये जो है हर जगह हो रहा है। आगरा भी है, बहुत प्रमुख है, इसी तरह अन्य दूसरे शहर हैं। ये सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए चर्चा जरा सा हम लोग करेंगे कि हम कलाकारों की भूमिका नगर के सज्जा में, नगर के सुंदरीकरण में जो है हम कलाकारों की भूमिका वो किस प्रकार से जो है हम अपनी योग्यता को प्रमाणित कर सकते हैं, और कैसे उन क्षेत्रों की विशिष्टताओं को हम कैसे उजागर कर सकते हैं कि बाहर का पर्यटक अगर आ जाए तो उसको पता चल जाए कि हम जो है किस जिले में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी कुछ ना कुछ तो विशेषताएं जरूर रहती हैं। और हमारा भारतवर्ष जो है इस मामले में, इस दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की अपनी विशेष पहचान न हो। कुछ शिल्प की दृष्टि से, कुछ कला की दृष्टि से, कुछ वास्तु की दृष्टि से, कुछ स्थापत्य की दृष्टि से, कुछ मंदिरों की दृष्टि से, या अन्य बहुत सारे कुछ साहित्यकारों का जो है पूरा एक जैसे बहुत बड़ा समूह है। उस नगर में जो है साहित्य के लिए जाना जाता है। कोई ऐसा नगर भी है जो नृत्य संगीत के लिए जाना जाता है। अब जैसे आप कथक नृत्य देखें तो ये जौनपुर की विशेषता है। जौनपुर में कथक वहां से जिस तरह से दिखाई देता है, तो वहां जौनपुर की अगर सज्जा करनी होगी तो कथक के विशेष को महत्व देते हुए उसके ज्यादा दृश्य हमको देने होंगे। हालांकि वहाँ बहुत सी चीजें हैं जिसे हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कला चर्चा
को आगे बढ़ाएं और ये प्रतिदिन के लिए कोई न कोई ऐसा विषय हम सब निर्धारित अवश्य करें कि उस विषय पर कोई एक विशेष वक्ता जैसे कि पहले होता रहा है और फिर थोड़ा जिज्ञासा का भी खंड उसमें हो, ताकि जिज्ञासा शांति के लिए भी कुछ प्रश्न किए जाएं अगर जिज्ञासु लोग, तो उनका जो है क्या कहते हैं जिज्ञासा भी शांत करें वो विद्वान, इस बात को ध्यान में रख करके। अब जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, जैसे अभी प्रमिला जी ने नौ रसों की चर्चा की, नौ रसों के दृष्टि से अगर देखें तो ये सबसे अद्भुत कार्य भरत मुनि ने जो किया था, और उसके बाद अभिनव गुप्त ने उसमें सहयोग किया, साथ में फिर और भी अन्यान्य विद्वान उसमें अपनी अपनी सहभागिता करते गए हैं। उस रस को, केवल रस को व्याख्यायित करने में, एक एक रस पर जो है न जाने कितने कितने शोध हो चुके हैं, चाहे वो रसों का राजा श्रृंगार रस हो या फिर इसी तरह से दूसरे रस हो। और श्रृंगार रस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें संयोग वियोग, अब इस समय जो है जो पावस ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रहा है, इस समय की एक लोक परंपरा है कजली की। तो कजरी गायन होता है, मिर्जापुर की जो है बहुत विख्यात है, बनारस की कजरी विख्यात है, इसी तरह पूर्वांचल की कजरी करके विख्यात है। कई जगहों पर ये कजरी होती है। कजरी है क्या? वही विरह या प्रेम, दो ही चीजें तो उसमें भी दिखती हैं। और पूरा वर्षा का पूरा वर्णन है, पूरा वर्षा का वर्णन है। कोई कहता है कि चलो सखी रुपया करने, कोई रोपने के लिए जा रहा है, धान के बीज रोप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सैया को लेके जा रहा है, कोई भैया को लेके जा रहा है, कोई बिरना को लेके जा रहा है। तो इस तरह के जो है कितने कितने मधुर और आकर्षक है। मधुर क्या, आप उसको ये कहें कि जिस समय वो स्वर कजरी के निकलते हैं तो व्यक्ति उसी में डूब जाता है। तो ये इस ऋतु की एक विशेषता है। तो ये ऋतु में क्या, कौन सा श्रृंगार रस प्रधान ये ऋतु है। तो इसी तरह ग्रीष्म ऋतु है, इसी तरह दूसरे अन्य ऋतु हैं, 6 ऋतुओं का है। 12 महीने का अपना अपना एक अलग महत्व है। 12 मासा करके हमारे कांगड़ा वगैरह में बहुत सारा चित्रण हुआ है, 12 मासा का चित्रण हुआ है, 6 ऋतु का चित्रण हुआ है। ये हमारे महाकवि कालिदास ने तो 6 ऋतु के बारे में इतना, ऐसा मतलब इतनी प्रतिमाओं, इतनी उपमाओं का जो है भरमार कर दिया है कि उन उपमाओं के आगे जैसे लगता है कि अब कुछ शेष बचा ही नहीं। ग्रीष्म ऋतु का वो वर्णन करते हुए जैसे कह देते हैं, बहुत छोटी सी बात कहते हैं, देखने में तो लगता है कि ग्रीष्म ऋतु में बड़ा गर्मी है, लोग व्याकुल होंगे, बेचैन होंगे, लेकिन वो कहता है कि इतनी गर्मी है, इतनी भयानक गर्मी है कि मोर के शरीर के छांव में नाग बैठा है। मोर अपना जो है हाँफ रहा है और उसके पंख के नीचे नाग बैठा है, और नाग भी अपने जो है गर्मी से इतना बेचैन है, इतना परेशान है कि वो उसके फन के नीचे मेढक बैठा है। अब मेढक को पाए तो सांप न छोड़े, और सांप को पाए तो मोर न छोड़े। ऐसी स्थिति में भी ग्रीष्म ऋतु का जो एक उपमा के साथ जो वर्णन महाकवि कालिदास ने किया, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उसमें उदाहरण मिलेंगे। तो ये पढ़ने की और चित्रण करने की जरूरत है। और हमने तो अपने कार्यकाल में 6 ऋतुओं का, 12 मासा का चित्रण भी कराया है। जो लोग, जो विद्यार्थी हमारे सुन रहे हैं, हंस भी रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया है। तो ये भी बहुत काव्यों महाकाव्यों के चित्रण हम हमेशा कराते रहे। इसके पीछे हेतु यही था कि हमारे जितने रस हैं, सभी रसों के बारे में हमारे कलाकार, जो युवा कलाकार हैं, छात्र कलाकार हैं, वो उन सभी जो है जितने शास्त्र हैं, जितने काव्य महाकाव्य हैं, सभी को पढ़ें, उसका अध्ययन करें और उसका जो है एक प्रकार से अभिव्यक्ति करें। तो इस तरह से जो है आज हमारे ये सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, और ये प्रदर्शनी और इससे पूर्व ये कार्यशाला इसका सशक्त प्रमाण है। लोग कहते हैं
प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो प्रत्यक्ष है, कार्यशाला हुआ, हमारे बच्चों ने जो ये आयोजित किया, ये साधुवाद के पात्र हैं और ऐसे ही ईश्वर उनको ऊर्जा बनाए रखें ताकि वो इससे भी आगे, इससे भी बड़ा, इससे भी अनोखा जो है कार्यशाला और उसी के साथ फिर प्रदर्शनी का ये आयोजन कर सकें। ये तो अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन भी ये करने में समर्थ हैं, ये मेरा विश्वास है क्योंकि ये मेरे विद्यार्थी हैं। 40 हम मिनट जानते होने हैं वाला इनकी है, योग्यता। तो अभी सभी लोग से आग्रह ये करेंगे कि सभी लोग पुनः जुड़ें। अगर ये मीटिंग ओवर हो जाती है, बीच में ये 40 मिनट के बाद कट जाती है जूम मीटिंग, हाँ, तो सही बात, सबसे ऑटोमेटिक आग्रह कटता है। करेंगे हाँ कि सब लोग पुनः जुड़ें। तो चलिए, ठीक है, तो अब इसी के साथ मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी शुभकामना भी है और सभी कलाकारों के एक बार पुनः मैं बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। जितने आयोजक हैं उनको मेरी ओर से साधुवाद, शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसा करते रहने के लिए मैं उन्हें सदैव प्रेरित करता रहा हूँ, करता रहूंगा। और एक बात को केवल उन्हें नहीं भूलना है कि उन्हें बैठना नहीं है, बस। जिस दिन वो जी बैठ जाएंगे उस दिन फिर वो क्या कहते हैं, कुछ और स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए अनवरत जो है ये प्रयास करते रहना है और करते रहिए, यही मेरी नहीं शुभकामना, सर, मेरा आशीर्वाद है। बहुत हाँ जल्द बोलो। काशिका इंटरनेशनल सर मैनुअल एक कार्यशाला करने की स्थिति में आ रहा है और अच्छा, बहुत जल्द हम एक प्रोग्राम तय करने वाले हैं और संभवतः अपने गुरु जी दुर्गा प्रसाद पटनायक जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम जब होगा तो हाँ हाँ, उसमें रखने का एक विचार है कि हम बहुत अच्छा। अपने पूरे देश के जो कलाकार हैं जो आना चाहेंगे हम उनको बुलाएंगे और ये कार्यशाला यहाँ अपने ललित कला विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चलिए, आयोजित करेंगे इसके लिए मैं और इसके लिए अग्रिम अग्रिम डॉक्टर बधाई सुनील देता विश्वकर्मा हूँ, जी से जी अग्रिम बधाई मैं हमारी देता हूँ और जी इसके साथ धन्यवाद सर। ढंग से मैं तैयार हूँ। जिस भी प्रकार से आप सब लोग करेंगे, मैं हर तरह से आप लोगों के साथ रहा हूँ, रहूंगा भी। और जी ये बिल्कुल आपका ऑफलाइन की जो आशीर्वाद योजना हमको हमको मिलता रहा है और जी जी हमेशा हम आकांक्षी हैं इसके सर आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। मुझे अच्छा ये लगा कि आप लोग मुझसे आगे बढ़ के सोच रहे हैं। वो तो मेरे गुरु हैं, माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन वास्तविक समाज में जो जन्म होता है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वो गुरु की ही देन होती है। तो मैं अपने गुरु कभी विस्मृत नहीं करता हूँ और उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और ये जो मूर्ति बन रही है या इससे पहले जो बनी है, उसके पीछे केवल यही है कि मैं अपने गुरु के लिए क्या कर सकता हूँ